हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे थे। और दोस्तों एक्चुअली क्या है कि ये जो स्टोरी थी, ये वाली जो स्टोरी है, मैं एक्चुअली क्या थोड़ी सी भूल गया था, तो मैं रिवाइज कर रहा था। ठीक है, ऑल्दो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट कर रखा है, बट देन देर आर सर्टेन स्टोरीज विच यू डू नॉट, विच यू मे फॉरगेट, राइट? चलो, दोस्तों, अबे ओपी मीन्स ओवर पावर। ये बहुत सारे बच्चे गेमिंग यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, ठीक है, ओपी ओपी चलता रहता है वहां पे, तो एक तरह से लिंगो बन गया है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि हम अपनी 2 साल की प्रिपरेशन कर चुके थे, ओलंपियाड का रिजल्ट आ चुका था, ओलंपियाड में सेलेक्ट हो चुके थे, दिसंबर का महीना चल रहा था और हमारी कोचिंग का जो आखिरी दिन था थियोरी लेक्चर्स का, वो आ चुका था, राइट? आई वॉज एट ऑब्वियसली एट माई ऑफलाइन सेंटर, और उस ऑफलाइन सेंटर पे हमारे लिए एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों को दोस्तों ये बोला गया कि भाई अब हमने हमारा काम कर दिया, ठीक है। हमें आपको 11th और 12th क्लास का जेई एडवांस का सिलेबस, मतलब जेई एडवांस में अभी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, उस समय आईआईटी जेई था, तो जेई एडवांस का सिलेबस हम लोगों ने आपका 2 साल का खत्म कर दिया है, और अब जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, क्या है कि अपनी अंग्रेजी कमजोर, पता ही है आपको, तो बॉल आपके कोर्ट में है, ये तो मेटाफर होता है, हमें पता ही नहीं था, ठीक है। और आपको पता ही है कि दोस्तों फिर जब 7-8 लड़के एक साथ बैठते हैं तो फिर किस किस तरह की बातें होती हैं, तो फिर दोस्तों हम ऐसे हंसने लग गए। मतलब हमें पता है, मतलब हमारा इंटेंट, हम कुछ और ही सोच रहे थे, हम मतलब टेनिस बॉल्स वगैरह सोच रहे थे जो जिससे क्रिकेट खेलते हैं। तो अब मेटाफर का मतलब समझ में तो आया नहीं, बट हम भावनाएं समझ गए थे। हमेशा से दोस्तों इंग्लिश के अंदर क्या रहा है कि भाई पैराग्राफ देख के मतलब समझते हैं, इसलिए कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नंबर नहीं घटे हमारे, समझ रहे हो? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लाइफ में कभी नंबर नहीं घटे हमारे, है ना? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा अच्छे नंबर आए, मगर जब राइटिंग करनी होती है ना, तब हमारे साथ दिक्कत होती थी लाइफ में दोस्तों। तो इसलिए ये चीज थी। एनीवे, तो अब सर ने ये चीज बोली यार कि मतलब जो हमारे सर थे जिन्होंने सारे फाइनली स्ट्रेटेजी सेशंस बताए थे, और यहां पे वो इंसिडेंट हुआ था जिसका मैं 2-3 बार जिक्र कर चुका हूं। सर ने बोला हमारे साथ यहां पे कितने बच्चे हैं जिन्होंने सारे शीट्स के होमवर्क कर रखे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था केवल 2 या 3 बच्चों के हाथ खड़े हुए थे, उनमें से एक हाथ मेरा था, कि मैंने सारे के सारे स्टडी मटेरियल सॉल्व किए हुए थे, जो हमें रिवीजन क्वेश्चन बैंक्स मिलते थे वो भी सॉल्व किए हुए थे, अलग से कॉपीज बनी हुई थी। और दोस्तों, जो टोटल मिला के जो रजिस्टर्स थे जितने भी बने थे और जितना भी तरह का स्टडी मटेरियल था, वो मिला के काफी अच्छे खासे कार्टन्स भर चुके थे, ठीक है ना? ये कार्टन्स जो भर चुके थे ना, ये बात की बात है कि जब मैं आईआईटी के अंदर गया तब ऑब्वियसली मैंने उन सबको कार्टन्स में पैक किया था, तब मुझे पता चला था कि भाई कार्टन्स जितने हो गए, बट अभी तो मुझे पता है, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं, इतना ज्यादा स्टडी मटेरियल हो चुका था, ठीक है। तो सर ने हम लोग को ये चीज बोली कि देखो अब तुम्हारे दिमाग में नॉलेज का सागर आ चुका है, ठीक है। अब इसको तुम्हें अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। और मैं एक चीज तुम लोगों को बता रहा हूं, ये मोमेंट के बाद जेई तक मैंने रैंक्स पूरी टॉपल होते हुए देखी, ये उनके वर्ड्स थे, वो बता रहा हूं मैं एज इट इज, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज बोली कि भाई जो हमारा AIR 14 था विवेक झुनझुन वाला, वो दिसंबर तक हर टेस्ट में अभिषेक कटियाल से पीछे था। इन 4 महीनों में वो रिवीजन करके उससे आगे निकला, ठीक है। लास्ट के टेस्ट में जो जेई से जस्ट पहले वाले टेस्ट थे, उसमें विवेक झुनझुनवाला की फर्स्ट रैंक आती थी, राइट? कुछ इस तरह के एग्जांपल्स हम लोगों को दिए सर ने कि भाई इन मंथ को, है ना, इन मंथ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है दोस्तों कि जिस भी ड्यूरेशन के बारे में हम बात करते हैं ना, उस ड्यूरेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो लगता है कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन यही है। दिवाली की छुट्टियों से पहले भी हमें ये बोला था कि दोस्तों, दिवाली की छुट्टियों में अगर तुमने रिवीजन कर लिया तो तुम जीवन में बहुत आगे निकल जाओगे। यहां पे भी हमसे ये बोला गया कि भाई तुम इसमें रिवीजन कर लोगे तो तुम दुनिया में बहुत आगे निकल जाओगे। अब पॉइंट ये था कि हर एक ड्यूरेशन के लिए ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहली बार में किसी को भी समझ में नहीं आता, दूसरी बार में भी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि बार बार ये चीज बतानी पड़ती है, बार बार ये वाली जो चीज है भाई लोग बतानी पड़ती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ दोस्तों इसके अंदर, है ना, इसके अंदर क्या हुआ कि भाई अब सर ने बोला, अब फिर सर ने प्लानिंग बताई कि भाई अब हम रिवीजन कैसे करेंगे, है ना। वही जैसे मैं बताता हूं भैया, देखो भाई तुम लोग हो तो नॉन सिंसियर बच्चे,
तुम्हें पता तो है नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम तुम्हें एक गाइडेड प्लान देंगे। गाइडेड प्लान के दोस्तों दो पार्ट थे। पहला पार्ट था सीन रिवीजन, दूसरा प्लान था अनसीन रिवीजन। तो हमारे कोचिंग का एक स्टडी मटेरियल होता था जिसको बोलते थे रैंक बूस्टर। ठीक है, अभी भी बिकता है वो प्रोडक्ट, रैंक बूस्टर वो प्रोडक्ट था। और वो रैंक बूस्टर जो अभी बिकता है ना, उससे मच मच बेटर था, क्योंकि वो केवल क्लासरूम स्टूडेंट्स को मिलता था, डिस्टेंस लर्निंग वालों को नहीं मिलता था। तो उसके अंदर क्या होता था दोस्तों कि हर एक चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस थे जिससे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई पहले सीन रिवीजन था, सीन रिवीजन और अनसीन रिवीजन। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि भाई जनवरी मंथ है, हम लोग रिवीजन करेंगे, दिसंबर खत्म हो चुका था, जनवरी मंथ होंगे, तो इसमें रिवीजन क्लासेस लगेंगी एक तो। अब देखो है ना, सारे एस्पेक्ट्स बता रहा हूं मैं, एक तो रिवीजन क्लासेस लगेंगी, एक ये था, और हर एक वीक का डेफिनेट टारगेट होगा जिसमें पूरे सिलेबस को चार चार चैप्टर्स में तोड़ा गया। तो जैसे पहले वीक में फिजिक्स के 4 चैप्टर होंगे, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर होंगे, मैथमेटिक्स के 4 चैप्टर होंगे, इनकी रिवीजन क्लासेस लगेंगी, और फिर संडे को इनका टेस्ट होगा। राइट, बहुत सिंपल था। रिवीजन के अंदर क्या करना था भाई, जो क्लास करना चाहे वो कर सकता है, ये ऑप्शनल थी। मैंने एक भी क्लास नहीं की, और उसका रीजन दोस्तों बिल्कुल सिंपल था, क्योंकि मेरा 11th के बाद आप लोगों को याद होगा मैंने रिवीजन क्लासेस की थी, 12th के बाद मैंने नहीं की। सर ने क्लियरली मुझे बोला था कि तेरे को रिवीजन क्लासेस की कोई जरूरत नहीं है, अगर तेरे टेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हुई, किसी भी चैप्टर में गड़बड़ हुआ, तो उसके बाद तेरी अलग से क्लासेस लगा देंगे हम, सीधी सी बात। तो आई वॉज अश्योर्ड, और मैं हर चीज में दोस्तों जो भी सोचता था ना, वेरीफाई जरूर करवाता था अपने मेंटर से। और ऐसा अभी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ भी करते हैं, मुझे कॉल करते हैं सर मैं ऐसा कर लूं क्या। ठीक है, करने के बाद नहीं बताते, करने से पहले पूछ लेते हैं, वो बहुत अच्छी हैबिट है। अपने मेंटर को दोस्तों ईमानदारी से ये सारी चीजें बतानी चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया दोस्तों कि भाई मेरे को बता दिया सर ने, सिंपल सर ने स्ट्रैटेजी बताई थी कि तुम्हें क्या करना है, अपने नोट्स रिवाइज करो। सीन रिवीजन का मतलब क्या होता था, हमारे स्टडी मटेरियल में से जो स्टडी मटेरियल हमें मिला हुआ था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने मार्क किए थे, उन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद जो रैंक बूस्टर था, उस चैप्टर में रैंक बूस्टर में हर एक चैप्टर के 50-50 60-60 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। तो ऐसे करके पूरे हफ्ते में हो गया। अब यहां पे दोस्तों एक बहुत बड़ी व्यथा हो गई हमारे साथ। व्यथा क्या हो गई भाई, हमें सब लोग ये बोलते थे कि भाई जो तुम्हारे सीनियर बैच है ना वो बहुत अच्छा है, ठीक है, जिसमें 14th रैंक आई थी, 25 रैंक आई थी, याद है ना आप लोगों को, मैंने ये चीज बताई थी आप लोगों को। तो भाई ये जो बैच था ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा बैच था। अब इसमें से एक स्टूडेंट था, मतलब इनफैक्ट कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे जो 2007 में रैंक आने के बाद आईआईटीज नहीं गए, उन्होंने ड्रॉप लिया। अब आप इमेजिन करना, जब हम 11th क्लास में थे तो ये 12th क्लास वाले बच्चे अपने 11th के रिवीजन के टेस्ट हमारे साथ दे देते थे, तब हमारी बेइज्जती होती थी। ओवरऑल जो पूरा इंस्टीट्यूट है उसमें चाहे खुद के ग्रुप में फर्स्ट रैंक आ जाए, 11th बच्चों में फर्स्ट रैंक आ जाए, मगर जब पूरा जिन भी बच्चों ने दिया है टेस्ट उसमें रैंकिंग निकाली जाती थी तो टॉप 20 में नहीं आते थे, क्योंकि भाई सारी सीट्स जो हैं वो तो 12th वाले ले जाते थे। और यहां पे भी दोस्तों हमारे साथ यही हुआ। जब मैं 12th क्लास के अंदर आया, हम लोग 11th वालों के साथ जब टेस्ट देते थे, 11th वाले हमसे अच्छा करते थे, ठीक है, 11th वाले यहां पे हमसे अच्छा कर रहे हैं। जब हम 12th में थे, हमने 11th वालों के साथ टेस्ट दिया, 11th वाला बैच भी बहुत बढ़िया था हमारा, जिसमें से इवेंचुअली फिर बाद में ऑल इंडिया रैंक 9 आई थी, तो वो वाला बैच बहुत बढ़िया परफॉर्म करता था। उसके बाद जो हमारा सीनियर जो ड्रॉपर बैच था, जो वो हमारे साथ टेस्ट देता था, वो भी हमसे अच्छा परफॉर्म करता था। तो बिल्कुल इस टाइप की फील आती थी कि यार ये तो मतलब धोबी के कुत्ता टाइप फील हो गई, ना तो इधर फर्स्ट रैंक आ रही है ना इधर फर्स्ट रैंक आ रही है, क्या हो रहा है। तो बट अपन कभी डिमोटिवेट हुए नहीं, इस चीज से कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं हुए। जब नहीं आ रही तो नहीं आ रही, क्या करें यार, अपन तो भाई अपना बेस्ट दे सकते हैं, राइट। अब क्या होता था, देखो ड्रॉपर्स के टेस्ट में फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आती थी, उसका रीजन था एक दोस्तों। उसका रीजन ये था कि ड्रॉपर्स को उस इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन रट चुके थे। भाई 3 साल से टेस्ट दे रहे हो, 11th भी उसी इंस्टीट्यूट में पढ़े, 12th भी उसी इंस्टीट्यूट में पढ़े, 13th भी उसी इंस्टीट्यूट में पढ़े, तो उनको देखे हुए क्वेश्चन होते थे। भाई टेस्ट में थोड़े टाइम बाद तो पेपर रिपीट होने लग जाता है, तो फिर उनके देखे हुए थे, इसलिए वो फर्स्ट रैंक ले आते थे, ठीक है। और जो भी हमारे टेस्ट थे वो उनके 12th क्लास में हो चुके थे, तो इनको देखा हुआ था, ये हमें सर ने बताया। जब हम अपनी व्यथा लेके सर के पास गए थे तो सर ने हमें बताया था, भाई इन लोगों के ये हमेशा ही होता है, ड्रॉपर्स का परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर काफी अच्छा आता है, मगर जब मेन पेपर होगा तो जो फ्रेश 12th क्लास के बच्चे होते हैं वही बेटर परफॉर्म करेंगे। तो भाई मैंने कहा ठीक है यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बट फिर मुझे बाद में ये भी बताया सर ने, मतलब ये भी बताया कि भाई जो बच्चा आता है ना, हम उसी हिसाब से आंसर बोल देते हैं। अगर कोई ड्रॉपर आता तो हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम ज्यादा अच्छा कर सकते हो, तो तुम्हारा जेईई में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आएगा।
तो फिर मतलब ठीक है यार, पता चला तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो हम तो खुश हो गए कि भाई हमें पता चल गया रीजन कि क्यों नहीं आ रही। अब हर संडे को टेस्ट होता था दोस्तों, हर संडे को टेस्ट होता था। हर संडे को जो अब टेस्ट हुआ उसके अंदर क्या होता था दोस्तों कि पहले संडे, दूसरे संडे, तीसरे संडे, चौथे संडे मैं कंसिस्टेंटली टॉप 3 में आ रहा था। ठीक है, तो मैंने सर से पूछा कि सर कुछ करने की जरूरत है क्या? सर ने मना कर दिया कि भाई तेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई क्लास की जरूरत नहीं है। उस समय मेरी केमिस्ट्री ओलंपियाड की प्रिपरेशन चल रही थी। मैंने आप लोगों को बताया था फरवरी में मेरा उसका एग्जाम था, केमिस्ट्री ओलंपियाड का। अब मैं इस मामले में दोस्तों अपनी किस्मत अच्छी मानता हूं। पूरे 2 साल में दोस्तों ईमानदारी से बता रहा हूं, पूरे 2 साल में जब इंपॉर्टेंट लेक्चर्स चलते थे मैं कभी भी बीमार नहीं हुआ। मतलब बीमार हुआ तो ऐसा हल्का फुल्का कि मतलब खांसी जुकाम हो गया। बट मैं जनवरी में बहुत भयंकर बीमार हो गया, बहुत भयंकर। मतलब मुझे याद है कि मेरी इलनेस जो है ना वो 14-15 जनवरी को चालू हुई थी। तो हम लोग क्या सकरात होती थी 14 तारीख को, है ना, तो पतंग उड़ाते थे। तो मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया था सनलाइट का, ऐसा मुझे पता चला बाद में। और फिर मैं बीमार हो गया और मेरी बीमारी कम से कम 10 फरवरी तक चली थी। 25 दिन तक मैं लगातार बीमार रहा। ठीक है, बीमार। और मैं अपनी अच्छी किस्मत क्यों बोल रहा हूं, जब इंपॉर्टेंट टाइम था ना मैं कभी बीमार नहीं हुआ। तो मैं इस चीज के लिए हमेशा गॉड को थैंक यू बोलता हूं, थैंकफुल रहता हूं कि मैं कभी भी ऐसे मोमेंट पे बीमार नहीं हुआ जब मैं मतलब जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज। और इसी के साथ टचवुड कर लेता हूं मैं, ऑल्दो मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूं, बट फिर भी नो लाइक देयर इज नो मतलब देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, राइट। सो दोस्तों मैंने क्या किया कि भाई अब मैं बीमार हो गया। मैंने क्या किया कि केमिस्ट्री ओलंपियाड की जो क्लासेस थी ना वो मैं लेने जाता था और वो करके फिर आ जाता था। ठीक है, मेरे पास कार थी, और कार तो अब है, गाड़ी मतलब वो थी, मोटरसाइकिल थी मेरे पास, डिस्कवर थी। ठीक है, तो मैं वही लेके जाता था और बस क्लास करके वापस आ जाता था। और फिर काफी टाइम मेरा बेड पे निकलता था, मतलब समझ लो मैं लाइक आई वाज बेड रिटन और ये सब चीजें थी। उसी दौरान फिर प्रैक्टिकल्स की डेट भी आ गई भाई, केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स होने थे स्कूल के अंदर। अब स्कूल में दोस्तों उस समय तक अवेयरनेस हो गई थी भाई, मतलब एक स्पोर्ट्स मीट थी एक्चुअली, दिसंबर में हमारी स्पोर्ट्स मीट होती थी। ठीक है, मैं 12th क्लास में था, मैं हेड बॉय मतलब सेकंड हेड बॉय था, बट मैंने बताया था ना सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में मैं ही रहता था। वहां पे मुझे सब लोगों ने वार्न किया कि यार तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, बट मैंने पार्टिसिपेट किया। अब दोस्तों आई वॉज 60 kg। ठीक है, उसका एक अचीवमेंट मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आई वॉज 60 kg बट स्टिल आई वन गोल्ड मेडल इन डिस्कस थ्रो। जो डिस्कस थ्रो होता है ना ऐसे करके। तो अब क्या हुआ दोस्तों कि 12th क्लास के सारे बच्चे थे, जो 11th 12th के जो बच्चे थे ना हमारे, वो जो साइंस मैथ्स वाले थे वो तो आते ही नहीं थे स्कूल, हम कुछ रेगुलर स्कूल में आते थे। अब जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे ना, एक तो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, हैमर थ्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो जिसमें बहुत बड़ा ऐसे करके ऐसे फेंकना होता है, और एक डिस्क होती है जिसको ऐसे घूम के ऐसे आप लोगों ने देखा होगा ऐसे फेंकना होता है। तो ये स्पोर्ट्स मीट थी। अब मैंने क्या किया इसके अंदर दोस्तों, प्रॉपर फिजिक्स लगाई कि आई हैव टू जनरेट द मोमेंटम। तो ऐसे मतलब जैसे एक बहुत बड़ा सर्कल होता है, तो पीछे से खड़े होके ऐसे घूम के ऐसे करके ऐसे फेंका मैंने। ठीक है, और बाकी जो लोग थे ना वो बिल्कुल ऐसे बड़े कॉमर्स के बच्चे ऐसे चलते थे ना, जो बिल्कुल मतलब जो सलमान खान के फैन होते हैं, समझ रहे हो, तो वो लोग ऐसे फेंक रहे थे मतलब एक ने तो ऐसे फेंका जैसे डिस्कस थ्रो होता है ना ऐसे, मतलब वो अपने शोल्डर का प्रयोग कर रहे थे, अपन ने अपने मोमेंटम का प्रयोग किया। ठीक है, मोमेंटम का प्रयोग किया और मेरे को गोल्ड मेडल में, और किसी ने वो टैक्टिक लगाई नहीं। अब तो सब लोग लगाते हैं, बट उस समय किसी ने वो टैक्टिक लगाई नहीं, तो मैंने कहा यार ये बढ़िया हो गया। ठीक है, और एक्चुअली क्या है कि मैं हर साल कुछ ना कुछ मेडल जीतता था, टीम इवेंट्स में तो जीतता ही था खासकर, तो मैं उसमें जीता था। फिर क्रिकेट के अंदर हम लोग गोल्ड मेडल जीते थे। मैं अपनी टीम का कैप्टन भी नहीं था, वाइस कैप्टन भी नहीं था, मैं एक मामूली सा प्लेयर था, बट मेरे को सर ने मना किया था कि तेरे को नहीं खेलना चाहिए क्योंकि तेरे एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, दिसंबर का महीना चल रहा था, सिलेबस कंप्लीट हो गया था, जेई 4 महीने दूर था, तो सर ने बोला कि नहीं खेलना चाहिए, बट मैंने तो पार्टिसिपेट किया। ठीक है, क्योंकि मेरे को अपनी प्रिपरेशन पता थी यार। सर ने देखो, सर का जो रिमार्क था ना वो एक नॉर्मल स्टूडेंट के हिसाब से सही था कि भाई कोई बच्चा जो है ना जो हर दिन प्रेशर लेता है, हर दिन, मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन प्लान कर रखी थी, मुझे अपने आप पे भरोसा था। ठीक है, तो भाई ये सब चीजें चल रही थी। दिसंबर में ये हो गया, जनवरी में फिर मैं बीमार हो गया। सर ने मुझे बता दिया कि भाई ये डेट्स हैं तो इसके हिसाब से करना है। अब यहां पे दोस्तों रिवीजन जो था ना 2 पार्ट में होना था। एक तो 12th बोर्ड का रिवीजन होना था,
क्योंकि भाई 12th बोर्ड का एग्जाम भी था, 4th और 5th सब्जेक्ट। 5th सब्जेक्ट मेरा फिजिकल एजुकेशन था, उसमें मेरा जो एक स्पोर्ट चूज करना होता है वो था वॉलीबॉल, जो मैं रोज खेलता था। तो वॉलीबॉल के रूल्स वगैरह इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, वॉलीबॉल के रूल्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं थी। इंग्लिश मैं लगातार पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे को 10th क्लास में मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था, पता ही आप लोगों को, तो इंग्लिश में लगातार पढ़ रहा था, स्कूल जा ही रहा था। 4th और 5th सब्जेक्ट में मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं था। स्कूल ने कुछ रिवीजन क्लासेस लगा रखी थी इन सब्जेक्ट की केवल, हमारा स्कूल भी समझदार था, उसने 4th और 5th क्लास की 4th और 5th सब्जेक्ट की रिवीजन क्लासेस लगा रखी थी, वो मैं अटेंड करता था और कोई क्लास अटेंड नहीं करता था। उसमें मैंने परमिशन ले रखी थी, क्योंकि हेड बॉय था ही, अपनी चलाता था, होमवर्क वगैरह करता रहता था, जो भी रिवीजन के लिए हम लोग को रैंक बूस्टर मिला हुआ था वो करता रहता था, ठीक है। अब दोस्तों केमिस्ट्री ओलंपियाड का जो सेकंड स्टेज था वो फरवरी में था, और मेरा एग्जाम क्लैश कर गया किसके साथ, मतलब वो वीकडे में था, आई डोंट नो क्यों वीकडे में था, बट मेरा एग्जाम क्लैश कर गया मेरे प्रैक्टिकल्स के साथ, ठीक है। तो मेरे जो बोर्ड के प्रैक्टिकल्स थे और ये थे। अब क्या हुआ दोस्तों, मेरे को मतलब वो क्वेश्चन भी याद है, ऐसा कुछ तो शायद, मतलब क्या हुआ था, प्रैक्टिकल में वाइवा होता है, ठीक है। तो सर ने इन्विजिलेटर को मेरे लिए रोक रखा था, मतलब मेरा पेपर हुआ सुबह, है ना, उस पेपर में क्या हुआ वो भी अभी बता रहा हूं, बट मेरा पेपर हो गया और मैं आया स्कूल, तो स्कूल में वाइवा चल रहा था। तो वाइवा के अंदर मेरे को बोलते सर ये है बिल्कुल, ये मतलब ये बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, फर्स्ट रैंकर है रेजो का, आप इसका प्रैक्टिकल लो। और अभी केमिस्ट्री ओलंपियाड का पेपर दे के आ रहा है, मोदी स्कूल का पहला बच्चा है जो केमिस्ट्री ओलंपियाड में है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। अब सर को थोड़ी पता था कि भाई ये तो थियोरेटिकल एग्जाम था, प्रैक्टिकल नॉलेज तो जीरो है कि भाई कौन सा सॉल्ट क्या कैसे क्यों होता है, कोई आइडिया नहीं था दोस्तों। आप याद करो भाई, अगर कोई पैशन से क्रिकेट खेले ना तो बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकता है, बट अगर कोई जिम्मेदारी मान के खेले कि भाई मेरी जिम्मेदारी है क्रिकेट खेलना, तो आपको पता है किसकी तरह हाल होगा। जो पाकिस्तान का वो था ना, पाकिस्तान का जो कैप्टन था, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलते खेलते उबासियां ले रहा था, है ना, तो वो जिम्मेदारी से खेलोगे तो ये तो मैं भाई केमिस्ट्री को जिम्मेदारी मान के करता था, ऐसा कोई प्रेम तो था नहीं मेरे को केमिस्ट्री से। मैथ्स में पूछते, मैथ्स में सब बता देते, केमिस्ट्री में कोई प्रेम थोड़ी था मेरे को। तो सर ने मेरे से 4 क्वेश्चन पूछे, 4 में से मेरे को केवल 1 आंसर आया, ठीक, 3 नहीं है। मैंने कहा यार, मतलब मैंने सर को पूछा कि, मतलब मैंने सर से बाद में पूछा कि यार ये सर मेरे से ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछवा रहे थे आप। तो सर ने बोला यार मेरे को लगा कि तू केमिस्ट्री ओलंपियाड सेलेक्टेड है तो तेरे को तो सब आता होगा। तो मैंने इनको बोला सबसे टफ जो 4 क्वेश्चन है वही पूछना, 4 ही क्वेश्चन पूछते तो फिक्स था। और अपेरेंटली ये जो था ना, जो मतलब बाहर से जो पर्सन आता है ना प्रैक्टिकल लेने के लिए, इसने बोला कि इस 4 में से अगर इस बच्चे ने एक भी सही जवाब दे दिया ना तो मैं इसको पूरे नंबर दे दूंगा। और भाई किस्मत बढ़िया थी, 1 जवाब सही दिया मैंने, 3 गलत दिए, ठीक है, 3 गलत दिए। फिजिक्स ओलंपियाड में भी यही हुआ, मैं फिजिक्स ओलंपियाड का भी स्टेज 2 में सेलेक्ट हो गया था, फिजिक्स ओलंपियाड का, बट एग्जाम अलग दिन था और प्रैक्टिकल अलग दिन था। तो वहां पे जो हमारे फिजिक्स के टीचर थे वो बोलते हैं कि सर ये फिजिक्स ओलंपियाड में क्लियर्ड है और अभी आप इसका प्रैक्टिकल लो। अब उन्होंने मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन पूछे। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल शून्य थी अपनी भाई, बिल्कुल नहीं आती थी मेरे को, समझ में नहीं आती थी कि क्यों कौन कैसे एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे फोर्स जनरेट हो रही है, मेरे को बिल्कुल विजुअलाइजेशन नहीं था। पता नहीं कैसे मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, बट मेरे को कोई फीलिंग नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, राइट। और मैंने आप लोगों को बताया ना, मेरी ये खासियत थी, जो खासियत मैं अपने बच्चों को भी देने की कोशिश करता हूं, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई चीज आपकी खराब है ना, मतलब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो मेरी ये स्ट्रेंथ है कि मैं उस काम को भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं, इस तरीके से कर सकता हूं कि मैं मोर देन एवरेज उसमें परफॉर्म कर लूंगा। ये मेरी स्ट्रेंथ थी, मैंने आप लोगों को बताई थी, राइट। तो यही जो स्ट्रेंथ थी ना दोस्तों, ये देखो अंजू यादव पूछे भैया व्हेन डू यू टेक क्लाइंबिंग अप द लैडर क्लासेस। भाई ये तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को लेता हूं मैं। एनटीएससी के जो बैचेस हैं बेटा, नए तो नहीं आ रहे बट जल्दी ज्वाइन कर सकते हो आप, कुछ ना कुछ बैचेस तो आएंगे ही। तो है ना, ये सारी चीजें थी यार कि भाई मतलब इतना सारा सब कुछ हो गया भाई कि आता नहीं था, मतलब फील नहीं थी, बहुत सारी चीजों की फील नहीं थी, बट जिम्मेदारी पढ़ना है, रैंक लानी है। रैंक लाना सबसे बड़ा मोटिव था, सबसे बड़ा मोटिव रैंक लाना था। ठीक है, धीरे धीरे बढ़े आगे। अब रिवीजन के अंदर ये हुआ, तबीयत खराब चली रही थी, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जो फरवरी मंथ है ना, मतलब ये जो 15 डेज थे ना, मेरे इफेक्टिवली वो खराब हो गए थे, बट फिर भी मेरी टॉप 3 में रैंक आई थी मेरे बैचेस के अंदर फिर भी मेरी टॉप 3 में रैंक आई थी। ठीक है,
फिर बोर्ड के लिए हमारे मॉक टेस्ट हुए, प्री बोर्ड्स जिनको बोलते हैं, प्री बोर्ड्स हुए। प्री बोर्ड्स के अंदर मैथमेटिक्स में मेरे 92 नंबर आए। अब मेरे को बहुत गुस्सा आया कि भाई मेरे 92 कैसे आ सकते हैं, मतलब मैं 100 एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे 10 बोर्ड में 100 आए थे, प्री बोर्ड में मेरे 92 मार्क्स आए। प्री बोर्ड्स के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो मैंने नहीं पढ़ रखे थे, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग एक था जो 12th क्लास के अंदर एनसीईआरटी में था मगर जेई में नहीं था, तो इसलिए हमने नहीं पढ़ रखा था। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ ये चीज कि यार मुझे कुछ ना कुछ चीजें पढ़नी चाहिए, तो फिर मैंने वो चीजें पढ़नी स्टार्ट की। ठीक है, फिर उसको पढ़ने के बाद रियलाइज हुआ कि यार चलो ये चीज कर ली। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसी कुछ कुछ चीजें थी जो मुझे नहीं आती थी, राइट, मैंने उनका भी रिवीजन किया। फिर ये सारा रिवीजन जब कंप्लीट हो गया तो भाई चलो बोर्ड का कंप्लीट हो गया। अब यहां पे दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो सर ने हम लोगों को बोली थी। वो चीज क्या थी? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फरवरी मंथ के अंदर बहुत सारे बच्चे जेई को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, मार्च में बोर्ड का एग्जाम देते हैं, उनके माता पिता पूरा सब छुड़वा देते हैं। फरवरी मार्च ये जो 50 डेज का पीरियड है ना, इन 50 डेज में बच्चे जेई छूते भी नहीं है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो फिर हमने सर से पूछा सर क्या करें फिर? तो सर ने सिंपल चीज बोली, तुम अपना 11th इस तरह से प्लान करो कि वो जनवरी में खत्म हो जाए, 12th अपनी फरवरी में प्लान करो। तो 12th तुम अपनी फरवरी में प्लान करोगे तो उससे फायदा ये होगा कि तुम एनसीईआरटी जब भी पढ़ोगे ना, 12th बोर्ड का रिवीजन जब भी करोगे, साथ के साथ जो तुम्हें स्टडी मटेरियल दिया हो ना, हमने रैंक बूस्टर दिया हो, उसको भी करते जाना। तो जैसे तुमने मान लो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उठाया, 12th क्लास का चैप्टर है, तो उसको जेई की लेवल तक रिवीजन करो। स्कूल की बुक से तो रिवीजन कर ही लिया, रेजो की शीट से भी कर लो। तो उससे क्या होगा, तुम हमेशा टच में रहोगे। और फिर हमें क्या कुछ टेक अवे पेपर्स दे दिए कि भाई तुम 12th क्लास के कुछ टेक अवे पेपर्स ले लो, तो 12th क्लास के रिवीजन, 12th क्लास के टॉपिक्स के ही टेस्ट तुम घर पे अटेम्प्ट करना, तो तुम हमेशा ऑब्जेक्टिव के टच में रहोगे। ये स्ट्रैटेजी दोस्तों बहुत ही फायदेमंद थी, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद थी। और इस स्ट्रैटेजी की वजह से मेरा कभी भी टच लूज नहीं हुआ। ठीक है, इनफैक्ट यू वुड नॉट बिलीव कि जो बोर्ड के बीच में जो एक छुट्टियां होती है ना, बहुत सारी होती है, पता ही आपको, उसमें भी मैंने जेई के पेपर्स अटेम्प्ट किए। और ये हमें बोला गया था, ऐसे नहीं कि मैंने खुद से कर लिया, मेरा मन कर रहा था, मैं बोर हो रहा था, सर ये तो सब्जेक्टिव तो बहुत ऐसा है, मेरे को बोला गया इसलिए मैंने किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी दोस्तों। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी की वजह से दोस्तों, मतलब मैं पर्सनली ये मानता हूं कि मेरी जो रैंक है ना, वो काफी हद तक इससे रही। अब देखना दोस्तों, ये चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं और ये कैसे मैनिफेस्ट हुई। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ नंबर्स लिख रहा हूं। ठीक है, जो हमारे यहां पे, मेरे को याद है ये नंबर, पता है, क्योंकि ये चीज हुई थी। ये कोटा की रेजो रैंक थी और ये ऑल इंडिया रैंक थी। ठीक है, मेरी फर्स्ट रैंक थी, मेरी इवेंचुअली 42 रैंक आई, इवेंचुअली 42 रैंक आई। ठीक है, जिसकी सेकंड रैंक थी 405, देखते जाओ। ठीक है, इंटरेस्टिंग। जिसकी थर्ड रैंक थी उसकी 800 में थी, 800 में थी। जिसकी फोर्थ रैंक थी उसकी 145। ठीक है, जिसकी फिफ्थ रैंक थी 95, जिसकी सिक्स्थ रैंक थी 85, जिसकी सेवंथ रैंक थी, मेरे को टॉप 10 का रिजल्ट पता है क्योंकि हमारे टॉप 10 का अनुनाद में आता था। तो ये मुझे कैसे पता है, जो फाइनल अनुनाद थी मेरे पास उसमें टॉप 10 थे और उन टॉप 10 की जेई में क्या रैंक आई, तो मेरे को ये पता थी। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये था। 7 जो जिसकी कोटा में रैंक 7 थी, ये सबसे बड़ा था, सबसे खराब इसी का परफॉर्मेंस हुआ था। ठीक है, फिर 8th जो था 78 या 77 था, और जो 9th पे था उसकी टॉप 500 में थी, और जो 10 था उसकी टॉप 1000 में थी मगर 500 के बाहर थी। अब देखो, ये दिसंबर का रिजल्ट है इनका, दिसंबर का रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट देख लिया आप लोगों ने। कितना भयंकर टॉपल होता है। जो फाइनल रिवीजन होता है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर बिना गाइडेंस के कर लिया, रैंडमली कुछ भी कर लिया ना, कुछ भी हो सकता है। आप सोच के देखो, थर्ड रैंकर 800 पे चला गया, सेकंड रैंकर 400 पर, मतलब यार देखो, खुद सोच के देखो, 2 साल की मेहनत है
ये 2 साल की मेहनत है। 2 साल की मेहनत बिल्कुल खराब थोड़ी हो जाएगी, बिल्कुल खराब रैंक थोड़ी है। 405 भी बहुत अच्छी रैंक होती है, 800 भी बहुत अच्छी रैंक होती है। मैं ये मानता हूं अगर जो इस चैट बॉक्स पर भी लाइव मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे, अगर उनकी 405 रैंक भी आ जाएगी ना, बहुत खुश होंगे, गारंटी है मेरी। तो बट 2 साल की मेहनत थी, आप देखो 4 महीने में खराब हो गई, थोड़ी तो खराब हुई। 2 साल की मेहनत, 2 साल की मेहनत, यहां देखो कितनी ज्यादा खराब होगी। तो आप कितना खराब कर सकते हो, आप ये चीज देखो। रिवीजन अगर ढंग से नहीं किया तो, और बिना गाइडेंस के कर लिया तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मेरे को याद नहीं है दोस्तों, आप समझो मैंने इस बुक में लिखा हुआ है ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को ये सब चीजें याद रहती हैं, इसलिए मैंने बोला था कि मैंने आज रिवाइज करके आया हूं। इस बुक में लिखा हुआ है, और मेरी बुक में कैसे लिखा हुआ, क्योंकि मेरी डायरी में लिखा हुआ था, तो मैंने डायरी से ये बुक लिखी है। मेरी जो डायरी एंट्रीज में करता था, अब मैं नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज है, और है ना, और ये देखो यहां पे तो ठीक है। अब देखो इससे भी हमारे जो जयपुर के लोग थे ना, जयपुर के, ठीक है, जयपुर के 3 बच्चों का मैं बताना चाहता हूं। ये जो थे ना, ओवरऑल जो रैंक आती है, ये ओवरऑल रैंक नहीं, कोटा रैंक है। ओवरऑल रैंक जिसकी 5th थी उसकी AIR 89, जिसकी 8th थी उसकी 24 आई, और जिसकी 12th थी उसकी 58 आई। रविंदर सिंह, हेमंत नोवाल, अपेक्षित शर्मा। क्योंकि देखो अब इनका ये था कि इनकी रैंक दोस्तों इसलिए पीछे थी क्योंकि ये सारे टेस्ट देते नहीं थे, सारे टेस्ट देते नहीं थे, क्योंकि इनकी थोड़ी अलग प्रिपरेशन चलती होती थी। वहां पे हर एक स्टडी सेंटर टू स्टडी सेंटर अलग अलग प्रिपरेशन होती है, ठीक है। यस, अनअकैडमी दोस्तों मोर देन सफिशिएंट है IIT के लिए, तो ये चीज है, ठीक है। तो दोस्तों ये रिवीजन का इंपैक्ट होता है। अगर आप लोगों ने रिवीजन ढंग से नहीं किया तो गड़बड़ हो सकती है।